हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फर्दर टॉपिक, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जब कोई मेटल अपना एक सॉल्ट बना ले और वो मेटेलिक सॉल्ट दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करे तो कैसी रिएक्शन होगी। ठीक है, एक्टिविटी 3.12 गिवन है, ये लैब में होने वाली एक्टिविटी है। हम डायरेक्टली इसके थ्योरी पे आएंगे। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन दी सोल्यूशन और मॉल्टन फॉर्म। मतलब अगर किसी मेटल का सॉल्ट है हमारे पास और हम उस मेटल के सॉल्ट में जो मेटल यूज़ किया गया है उससे रिएक्टिव मेटल अगर हम उस सॉल्ट में डाल दें तो क्या होगा, उस मेटेलिक सॉल्ट में से वो मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा और जो दूसरा मेटल हमने डाला है उसका मेटेलिक सॉल्ट बन जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इफ़ यू डोंट नो अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियो which has been uploaded to the YouTube channel and you can study from there. Okay, now we will study further. अब ये जो हमने मेटल का सॉल्ट लिया, ये हमने या तो सोल्यूशन की फॉर्म में लेना है या तो मॉल्टन फॉर्म में लेना है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें मेटेलिक सॉल्ट भी हो और उसके साथ वाटर भी हो, बट मॉल्टन फॉर्म मीन्स ओनली प्योर सॉल्ट इज प्रेजेंट, ओके, एंड देयर इज़ नो वाटर प्रेजेंट in that test tube. We have seen in the previous sections that all the metals are not equally reactive. हमने पहले जो पढ़े हैं बहुत सारे टॉपिक्स, उसमें हमने देखा कि सारे मेटल्स एक ही तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं. Some react with water, simple water, some react with cold water, some with hot water, and some do not react, some react with the fumes and the vapors of water. So every metal has its own tendency to react with different type of conditions. Okay, so now we check that the reactivity of various metals with oxygen, water and acids, but all metals do not react with these reagents. हमने ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स इन सब के साथ मेटल्स की रिएक्शन देखी, लेकिन सारे मेटल्स इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. कुछ रिएक्ट करते हैं और कुछ नहीं रिएक्ट करते. दे डू नॉट गिव एनी ऑफ द रिएक्शन. सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल samples we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reactions studied in chapter 1 give better evidence about the reactivity of metals. अब यहाँ पे NCERT में भी वही बात बोली है कि जो चैप्टर 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है उसी से रिलेटेड है ये हमारा टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक में भी जो रिएक्शन हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. मेटल A जो हम डाल रहे हैं दूसरे मेटल के सॉल्ट में, वो मेटल के सॉल्ट में से उस मेटल को डिस्प्लेस करके अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना देगा, इसलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. इसकी बेसिक फॉर्म आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या गिवन है कि मेटल A जब सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B में जाएगा, मतलब हमारे पास जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो है मेटल B का, उसमें मैंने मेटल A डाला, तो जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ये जो मेटल A है ये सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B में से B को हटा के अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना देगा और मेटल B हमें सिंपल फॉर्म में मिल जाएगा. दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट गिव्स दैट द मेटल्स कैन डिस्प्लेस द अदर मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन इफ दे आर रिएक्टिव फ्रॉम देम. नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज. अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल सॉल्ट सोल्यूशन में से सॉल्ट में से मेटल को रिमूव कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता. ये टोटली डिपेंड करता है हमारी इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़, इसको याद कर लेना है लाइन वाइज और इसी के हिसाब से जो भी रिएक्शन आएगी उसका आंसर देना है कि क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, पॉसिबल है या नहीं. इस रिएक्शन में, इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर गिवन है हमें पोटेशियम एंड लास्ट में हमें गिवन है गोल्ड. ऊपर रिटन है मोस्ट रिएक्टिव एंड लास्ट में रिटन है लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने की है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है. मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट and the last element will be least reactive element, and on going down the reactivity series the reactivity of these metals will decrease.
अब इसमें ये देखना है हमें, मान लो मैंने एक सॉल्ट लिया है, मैग्नीशियम सॉल्ट लिया है मैंने, ठीक है, और अगर उसमें मैं उसके नीचे वाले मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, इनमें से कोई सा भी मेटल डालूं तो वो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द सीरीज़, काफ़ी ऊपर आता है ये सीरीज़ में, और अगर मैं इससे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को इसके सॉल्ट सोल्यूशन में डालती हूँ तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है और ये मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है मैग्नीशियम से। अगर मुझे मैग्नीशियम के सॉल्ट में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कराना है तो मुझे उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डालना पड़ेगा, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। These three metals can replace magnesium from its magnesium salt and form their respective salts. Okay. होपफुली आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज भी समझ आ गई होगी। दोनों टॉपिक्स वेरी इंटरकनेक्टेड हैं और दोनों को साथ में पढ़ना है सो दैट आप एग्जाम में गिवन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इन द अबव एक्टिविटीज यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद number of reagents. Why do metals react in this manner? Let us recall what we learnt about the electronic configuration of elements in class 9th. क्लास 9th में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर दिया था। हमने पढ़ा था हर मेटल में अपने एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उसके शेल्स में डिवाइडेड होते हैं, एंड द लास्ट शेल पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड फर्दर मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स वी स्टडीड इन क्लास 9th. We learned that noble gases which have completely filled valence shell show little chemical activity. We therefore explain the reactivity of elements as the tendency to attain a completely filled valence shell. अब ये भी पढ़ा था हमने कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनके लास्ट शेल completely filled होते हैं और वो रिएक्शन नहीं देते हैं, बहुत ही मतलब माइन्यूट रिएक्शंस देते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है ये सब कुछ? Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals. तो अब हमें क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा सा देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस हिसाब से है। सोडियम मेटल हैज़ इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell. If it loses the electron from its M shell, then L shell becomes the outermost shell and that has stable octet. The nucleus of this atom has 11 protons, but the number of electrons has become 10, so there is net positive charge giving a sodium cation. On the other hand, chlorine has 7 electrons in its outermost shell and it requires one more electron to complete its octet. Okay, it requires one more electron to complete its octet. If sodium and chloride were to react, the electron lost by sodium could be taken up by the chlorine. अब वो क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे, सोडियम और क्लोरीन के हेल्प से हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक है सोडियम, एक है क्लोरीन। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो उसको लूज़ कर देता है तो उस पे 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे, बचा क्या? एक प्लस चार्ज इस पे। Cl पे क्या होता है? Cl इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नाउ इट हैज़ 1 नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन करा दूं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और ये भी दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड NaCl, सोडियम क्लोराइड, वर्ल्ड फेमस सॉल्ट, हमारे घर में भी यूज़ होता है। दैट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस। Na ने क्या करा? Na ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके Na प्लस बनाया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl माइनस बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या? Na gave its electron to Cl here and they formed a compound called NaCl. Okay. This is what happens in each of the following bonding that is taking place in the above activities. हम एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। नोबल गैसेस क्या होती हैं? हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। इनके एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18 एंड यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 2, 8 and 2, 8, 8. All the shells
इवन द लास्ट एंड द आउटरमोस्ट शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड एंड इज़ कम्प्लीटली स्टेबल। इसीलिए ये रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल हैं, इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ना ही गेन करने की ज़रूरत है। Therefore they give very very minute reactions in very extreme conditions, otherwise they don't give any of the reactions. Some of the metals are sodium, magnesium, aluminum, potassium, calcium. ज़्यादातर ये मेटल्स देखते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो है 11, 281. Now it's very unstable because its last shell is M and it is having only one electron and it must have octet completed there. So no one is there to give it 7 electrons to complete its M shell. Therefore what will it do? It will just remove one electron and जैसे ही उसने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा तो क्या हुआ, उसका जो लास्ट शेल है वो बन गया L इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम वेरी स्टेबल, so it loses 1 electron. Magnesium has 2 electrons in M shell, so removing 2 electron is very easy, so it removes 2 electrons and becomes stable Mg2+. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो 2 माइनस चार्ज कम हो गए, तो क्या आएगा इस पे चार्ज, 2 प्लस चार्ज। एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 283, 3 रिलीज करेगा तो इस पे जो चार्ज आएगा वो Al3+ आएगा। अब पोटेशियम यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 आता है। अब ये 2881 में हम देख रहे हैं कि 4 शेल हैं, चारों में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट द लास्ट वन इज़ N शेल एंड इट इज़ हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करता है। लास्ट शेल इसका बचेगा M इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, इट इज़ हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ स्टेबल, सो इस पे 1 चार्ज आता है, ठीक है। और जबकि कैल्शियम में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं N में और विच इज़ नॉट स्टेबल, सो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेन 2 पॉजिटिव चार्ज, दैट इज Ca2+। वहीं नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 2, 5। अब 5 के बाद 6, 7, 8 3 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए थे, लेकिन क्या करे, अपना लास्ट शेल के 5 इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर सकता। रिमूविंग 5 इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी डिफिकल्ट, देयरफॉर व्हाट डज इट डू, ये अपने लिए एक ऐसा मेटल ढूंढता है जो इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दे और इसके साथ बॉन्डिंग बना ले। तो उससे क्या होगा, उसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वो भी स्टेबल हो जाएगा और इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो उसके लास्ट शेल में कम्प्लीटली ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये भी एक क्या बना लेगा, एक स्टेबल स्ट्रक्चर को बना लेगा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इस पर 3 नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इस पर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉस्फोरस में 285 है, यहाँ पे लास्ट शेल इसका 5 है, अभी 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकता है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सल्फर विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन विल गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड रिस्पेक्टिवली 3 to 1 नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे इसके ऊपर। एंड दिस इज़ हाउ द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस react and donate or gain the electrons to complete its octet and form the bonds। तो हमने इसमें क्या देखा कि जो नोबल गैसेस होती हैं उसमें कोई चार्ज नहीं आता क्योंकि दे डू नॉट गिव एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नीदर दे गेन द इलेक्ट्रॉन। बट मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स remove 1 electron or 2 electron or 3 electrons from its outermost shell to complete its octet, so they gain पॉजिटिव चार्जेस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, अपने आप से नेगेटिव बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव बाहर निकालने से पॉजिटिव चार्ज आएगा। जबकि नॉन मेटल्स क्या कर रहे हैं, इनको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की तो ये गेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन पे क्या चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल्स ऑलवेज गेन पॉजिटिव चार्जेस वेयर एज नॉन मेटल्स ऑलवेज गेन नेगेटिव चार्जेस। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज दे अट्रैक्ट। अब हमें पता है सोडियम पे आ गया प्लस चार्ज, क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म द बॉन्ड, ठीक है। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। अब इनके बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे पे चिपक जाएंगे और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारे पास NaCl का, एंड इट इज़ वेरी मच स्टेबल। ऐसे ही मैग्नीशियम और क्लोरीन के साथ हो रहा है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है, 2+ चार्ज आ रहा है, क्लोरीन 1 को रिमूव कर रहा है,
एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब दो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो नेगेटिव चार्ज लगेंगे, बट क्लोरीन के पास तो एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, मैग्नीशियम दो अलग अलग क्लोरीन के एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेगा और जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा MgCl2। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ये वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और मेरा कुछ भी सजेशंस हो तो आप कमेंट्स कीजिए। ऐसा वीडियो और देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।